इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। क्या बात है। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। इतने लोग यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। 2 साल पहले तो स्थिति बहुत खराब थी, हम तो लोगों को देखने को तरस गए थे, घर पे बैठे थे, खाली बैठे थे, भरे बैठे थे। बहुत खराब स्थिति थी जिस बीमारी के कारण। मैंने उस बीमारी पर 2 पंक्तियां लिखी हैं। कोरोना नामक बीमारी जो जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल रखा था, कि है कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, है कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरे 2 साल गुजार दिए निक्कर और बनियान में। क्या स्थिति हो गई थी हमारी, लेकिन आप बड़े मन से सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को, शायरों को इस अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब, जितना इस चंडीगढ़ शहर में सुना जाता है। सही बता रहा हूँ आपको, आप तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लायक श्रोता हैं। वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसा उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। कभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और एक कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं हम लोगों को। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कभी पब्लिक में से खड़ा हुआ, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे, जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो मोदी जी की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों जेल में गया। आप गलत अर्थ ना निकालें, वहाँ कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक और कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा। एक बार तालियां बजा दे दोस्तों में, सुन लो। वाकई में बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। बहुत मैं सीधे सीधे एक कविता तक आ रहा हूँ। मैं बहुत देर लफाजी नहीं करूंगा, सीधे सीधे मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुना देता। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अच्छा, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा, तब से मुझे भी विश्वास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। मुझे भूतों के बारे में घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींचता है। उसके पास जाकर बोला भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी बोला भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया होगा। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। डरावनी कविता ऐसे ही शुरू होती, पहले माहौल बनाना पड़ता है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब बैठ जाओ भाई, सब बहुत डरावनी कविता है। डर के मारे खड़े हुए थे वो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना।
आपस में बतिया रहे थे, आज क्या लोग बात। एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे गहरी थे। बात है। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। क्या बात। तालियां बजाओ तो दूसरों को मिलकर। ताली जा। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। क्या बात। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं तो करूं, फालतूपन में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं, आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाए। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है कि ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अगर वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे, और बात आप तक पहुंचती हो तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे, और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात। याद रख, अपने इलाके वहां अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाके बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, मैं नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रही हूँ। अगर यहाँ पर उपस्थित हूँ तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं, वैसे मैं भी क्या क्षमा मांगू, ये बात तो भूत कह रहे हैं। और मित्रों देखना, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया है, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे, फिर हम क्या कर लेंगे? आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और उसे फोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही। और अगली पंक्ति फिर आपकी तालियां चाहती है। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योग। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आदमी आ जाएगा। आदमी की बातें कर करके मुझे और कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं,
जहाँ आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है, आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। क्या बात। एक और आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये कविता सुन ली। एक कविता और आपको सुना देता हूँ, बिल्कुल अलग। आप बड़े मन से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बड़े मन से। वरना कवि जो है, बहुत कवि शायर बहुत नाजुक दिल वाले लोग होते हैं भाई साहब, कोई उसे ठीक से नहीं सुने बुरा लगता है, ठीक से सुने भी नहीं, साथ में हूट भी कर दे भाई साहब, उसके दिल पे असर पड़ सकता है कवि शायर। पढ़ भी जाता है। हाँ, मतलब एक जगह मेरे साथ ऐसा हुआ, दिल पे असर पड़ सकता है, दिमाग तक पे असर पड़ जाता है, सही बता रहा हूँ। एक जगह पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे। जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, बिल्कुल अलग तरह की कविता है। एक बार तालियां बजाकर मन देंगे, सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ कि भूलने की बीमारी लग जाए तो कवि क्या क्या कर सकता है। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर ऊट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी, मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लो। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बता रहा हूँ, इस मंच से जितनी अच्छी अच्छी कविताएं होंगी सब मेरी। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक का, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है, डिस्प्ले के अनुशासन की, कविता सुना रहा है लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ। वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस प्रेम में है, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है, जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था, जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी कुछ काटते हुए उसे बुलाती है, धूम मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। मूर्ति का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोजन मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों, भूलने का आलम ये है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए। डर गया, खड़े रहना भूल गए। बैनर भूल गया, डर गया, भूतों से डर गया। हाथ कांप रहे हैं इसके। उनकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है भाई, उन्हें लगता है बैनर नहीं गिर रहा, मैं गिर रहा हूँ।
तो दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूं, आप सभी की तालियां चाहता हूं। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार। टूटी दाई टांग थी, प्लस्तर बाई पर। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। वो भूल गया। मैं क्या कहने जा रहा था। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। क्या बात है। लेकिन दोस्तों सुनिए, कविता तो शुरू होती है आप मैं ही नहीं, ये सारे शायर, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूं आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गांव की ताजा हवा। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। हम सब शायरी ने कहा था कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। देखिए हम कितना मुस्कुरा लें, कितने कहे बिखेर लें, लेकिन उदासी में भी ऊपर वाले ने एक बड़ी खास लज्जत रखी है। अब मैं एक ऐसे ही शायर को जो हमारी उदासी को, हमारी